Hello students, good morning everybody. You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Let's read the next chapter, the Vistage book, Journey to the End of the Earth, composed by Tisani Doshi. Journey to the End of the Earth, तिसानी दोषी इसके राइटर है, यानी कि राइटर तिसानी दोषी who visited to the end of the earth, वहां की उन्होंने एक बार यात्रा की थी. अब एंड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का अंतिम छोर, जिसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहा जाता है. तो एक बार उन्होंने एक प्लान बनाया था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की यात्रा का, जिनमें उन्होंने अपने साथ कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लिया था और उन्होंने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस. वो अपने साथ में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इसके लिए लेके गई थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, जिसमें हर चीज को एसिमिलेट करने की और एक्ट करने की एबिलिटी होती है, और सबसे बड़ी बात दे आर पॉलिसी मेकर, यानी कि वो नीति निर्धारक होते हैं. वहां जाने का उनका पर्पस था जिससे कि हमारा जो ये प्लेनेट है अर्थ, उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का स्टडी करने का जगह है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बेस्ट जगह है. क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के कंफर्ट जोन में बैठ करके हम वहां पर ग्लेशियर जो है वो मेल्टिंग होते हैं, उनको देख करके ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भी डेवलपमेंट या जो भी चेंज होता है हमारे द्वारा, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट करता है, वहां आसानी से पता लग सकता है कि हाउ अ लिटिल चेंज कैन मेक अ रिपरकशन. रिपरकशन का मतलब होता है बैड रिजल्ट. तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. If you want to know more about the planets past, present and future, यानी कि लेखिका हमें कहती है कि यदि आप हमारी इस पृथ्वी ग्रह के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू, यानी कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहां की हमें विजिट करना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें उसका मतलब हमारी पृथ्वी का भूत, भविष्य और वर्तमान जो है वो यही इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में दबा पड़ा है. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ, लेखिका कहती है कि इस वर्ष के शुरू में मैंने अपने आप को पाया था अबॉर्ड, यानी ऑन द शिप, ऑन द शिप. और रशियन रिसर्च वेसल कहते हैं शिप को, यानी कि रशिया का एक शोध करने के लिए जहाज गया था जिसका नाम था एकेडमिक सोकल्स्की. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. हमारा वो जहाज संसार के सबसे बड़े कोल्डेस्ट यानी ठंडे, ड्राइएस्ट, शुष्क एंड विंडिएस्ट और हवादार महाद्वीप जो था अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी 13.09 अंश भूमध्य रेखा के उत्तर से शुरू हुई थी इन मद्रास, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 checkpoints, 3 bodies of water, at least as many cospheres. इस यात्रा में
अब मेरी जो दूरी थी जिसमें 9 टाइम जोन्स यानी 9 समय खंड, 6 चेक पॉइंट्स, 6 सीमा रेखाएं, चेक पॉइंट्स यानी बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसे चेक पॉइंट कहा जाता है। और उतने ही यानी बॉडी ऑफ वाटर, जलमंडल, और उतने ही पर्यावरणीय क्षेत्र, इकोस्फीयर यानी एरिया ऑफ एनवायरमेंट। इकोस्फीयर का मतलब होता है एरिया ऑफ एनवायरमेंट। तो लेखिका कहती है कि मेरी यात्रा जो है वो मद्रास की भूमध्य रेखा के उत्तर से 13.09 अंश उत्तर से शुरू हुई थी और इस यात्रा में 9 समय चक्र, 6 सीमा चौकियां, 3 जलमंडल और इतने ही पर्यावरणीय क्षेत्र शामिल थे। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट, लेकिन वास्तविक रूप से जब मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर अपना पांव रखा था, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। तो मैंने लगभग 100 घंटे की यात्रा तय कर ली थी, जिसमें मेरे द्वारा कार के द्वारा जो यात्रा की गई थी वो भी इन्वॉल्व था, एरोप्लेन की यात्रा और जहाज के द्वारा जो यात्रा की गई थी वो सारी यात्राओं का कॉम्बिनेशन था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, मेरा पहला जो भावनात्मक सामना हुआ था वो था अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूपटल का, एन अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और अविरल या अबाधित नीले क्षितिज का वास्ट रिलीफ। उसे देखते ही मुझे राहत पहुंची। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, इसके बाद तुरंत और गहरा आश्चर्य हुआ। प्रोफाउंड गहरा, डीप वंडर आश्चर्य, वंडर एट इट्स इमेंसिटी। अब आश्चर्य किस बात का हुआ था? इसकी इमेंसिटी का, यानी कि इसकी लार्जनेस का, इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी लॉनलीनेस, एकांतता, loneliness, but mainly at how there could ever been a time when India and Antarctica were the part of the same landscape। यानी कि किस प्रकार या उस समय, जिस समय भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के क्षेत्र हुआ करते थे। अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंश या भाग। 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जाइंट अमेलगमेटेड, जाइंट का मतलब होता है वास्ट, विशाल, अमेलगमेटेड यानी संयुक्त, जिसे कहते हैं जॉइंट साउदर्न यानी दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप, जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कि सचमुच अस्तित्व में हुआ करता था। सेंटर्ड रफली, जो कि लगभग केंद्रित था, सेंटर्ड केंद्रित, रफली यानी नियरली, लगभग। द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वर्तमान में यह अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब सारी चीजें काफी भिन्न हुआ करती थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस दरमियान मानव प्रजाति जो है वो वैश्विक परिदृश्य पर उसका अस्तित्व नहीं था।
एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस समय जलवायु बहुत अधिक गर्म हुआ करती थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। होस्टिंग का मतलब होता है गिविंग या गिव शेल्टर या रिफ्यूज, यानी शरण दी थी। अ ह्यूज वैरायटी यानी विस्तृत या विशाल किस्म की। फ्लोरा एंड फोना का मीन्स होता है वेजिटेशन एंड एनिमल वर्ल्ड। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। लगभग 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना जो है वो थ्राइव्ड होता रहा, यानी प्रोस्पर्ड, फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड, प्रोस्पर्ड। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। लेकिन उस समय जब डायनासोर्स प्रजाति जो है वाइप्ड आउट हो गई, मतलब डिसअपीयर्ड, विलुप्त हो गई। द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। तो जिस समय डायनासोर प्रजाति का अस्तित्व खत्म हो गया था और स्तनधारी प्राणियों का युग शुरू हो गया था। मैमल्स यानी एनिमल्स दैट ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज, यानी वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। उसके बाद ये भूपटल जो है इसके ऊपर दबाव पड़ा, यानी कि भूमि का विभाजन हुआ और अलग अलग देशों में ये जमीन जो है विभाजित हो गई थी। शेपिंग द ग्लोब, यानी विश्व को आकार देते हुए, एज वी नाउ इट टुडे, जैसा कि ये वर्ल्ड या ग्लोब आज हम जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा करना जो कि उस इतिहास का एक हिस्सा है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ, गेट ए ग्रेस्प ऑफ का मतलब होता है हैव लुक एट, यानी नजर डालना, यानी उस और यदि अब हम नजर डालते हैं वेयर वी हैव कम फ्रॉम, यह जानने के लिए कि हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः हम किस ओर जा सकते थे। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वाड्रिजेंट फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स। इसके लिए हमें इस बात को समझना होगा, सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को। क्वाड्रिलियन यानी समानांतर, फॉल्ट्स यानी लेयर ऑफ द रॉक्स, एंड प्री कैम्ब्रियन और प्राग ऐतिहासिक काल की ग्रेनाइट सील्स, ग्रेनाइट की बनी हुई कवच, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। ओजोन एक गैस का नाम है, तो ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी उद्भव या विकास, एंड एक्सटिंक्शन और विलोपन। When you think about all that can happen in a million years, जब आप ये सोचते हो कि इतना सारा परिवर्तन 1 मिलियन वर्ष में ऐसा हो सकता है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। इससे हमारे लिए ये माइंड बॉगलिंग हो जाता है, जिसका मतलब होता है
टू स्ट्रेंज टू इमेजिन, यानी कि हमारे लिए कल्पना करना बहुत ही विचित्र हो जाता है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की ओर धकेला जा रहा था। जैमिंग यानी ब्लॉकिंग अगेंस्ट एशिया, जिसके विरोध एशिया खड़ा था। टू बकल इट्स क्रस्ट, इसकी परत को कुचलते हुए। एंड फॉर्म द हिमालय, और हिमालय का रूप बना था। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब होता है गोइंग, यानी दक्षिणी अमेरिका जो है वो आगे बढ़ रहा था और नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा था। ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज, एक डायरेक्ट पैसेज का मतलब होता है दर्रा, दर्रे का निर्माण करते। टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और एक ठंडे ध्रुव चक्रीय धारा का निर्माण करते हुए। सर्कमपोलर का मतलब होता है अराउंड द पोल्स, यानी कि ध्रुवों के चारों ओर का क्षेत्र। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, और इसकी वजह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एक जमा हुआ क्षेत्र छोड़ दिया गया। डेसोलेट, बंजर एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरीके से अंटार्कटिका जो है वो विश्व के पैने में स्थापित हो गया था। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, वो अपने आप को एक दक्षिणी भारतीय सूर्य की उपासक मानती है। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. वो कहती है कि 2 सप्ताह एक ऐसे स्थान पर बिताना जहां पर पूरे संसार का 90% बर्फ जो है उसका भंडारण किया गया है। इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग का मतलब होता है कॉजिंग फियर, वैसे चिल का मतलब होता है ठंडा। प्रोस्पेक्ट यानी पॉसिबिलिटी, संभावना। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, यह केवल रक्त परिसंचरण तंत्रीय और उपापचयी कार्य नहीं थे। सर्कुलेटरी रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, और उपापचयी कार्य। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, केवल कल्पना के लिए भी ये था। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल। लेखिका कहती है कि जब हम उस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर चल रहे थे तो ऐसे लग रहे थे कि हम टेबल टेनिस की गेंद के समान दिखाई दे रहे थे। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यानी डिवॉइड यानी लैक या रहित, विदाउट, यानी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो कि जिस पर किसी भी प्रकार का मानवीय चिन्ह उपलब्ध नहीं है। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि न तो पेड़ पौधे हैं, न ही होर्डिंग्स है और न ही कोई भवन है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यानी कि यहां पहुंचते ही आप पृथ्वी का सारा जो सेंस है, इमोशन या फीलिंग्स है ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है डेप्थ एंड डिस्टेंस, यानी गहराई और दूरी और समय को यहां आप भूल जाते हैं। द विजुअल स्किल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी विजुअल यानी दृश्यात्मक स्केल पैमाना, रेंज यानी एरिया या क्षेत्र, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यानी आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, या जैसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, और द माइटी यानी विशालतम, जैसे कि माइस एंड माइट्स। माइस का मतलब होता है मॉस्किटोज एंड माइट्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स एंड वर्म्स से। तो ये छोटे से छोटे प्राणी यहां पाए जाते हैं, और बड़े से बड़े जैसे कि ब्लू व्हेल
जो मछलियां पाई जाती है। एंड आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स कहते हैं माउंटेन्स ऑफ द आइस, माउंटेन ऑफ आइस यानी कि बर्फ के पर्वत। एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े बर्फ के पर्वत पाए जाते हैं जितने की बड़े देश होते हैं। जैसे कि द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी कि सबसे बड़ा बर्फ का जो पर्वत यहाँ है वो बेल्जियम देश जितना बड़ा यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। डेज गो एंड गो ऑन, यानी यहां आप बैठे रहेंगे, दिन बीतते रहते हैं। एंड ऑन दिस सर्रियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल रिलेटेड टू दी साउथ, ऑस्ट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू दी साउथ। तो कहने का मतलब यह है कि सर्रियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड एबिक्यूट साइलेंस, यानी दक्षिणी ग्रीष्मकाल की रोशनी और एबिक्यूट सर्वत्र, यानी फाइंड एवरीवेयर, साइलेंस यानी शांति, यानी सर्वत्र शांति छा जाती है। इंटरप्टेड ओनली, लेकिन ये शांति इंटरप्टेड यानी बाधित या भंग कब होती है? बाय द ओकेशनल एवलांच, कभी कभार जब यहां एवलांच आते हैं, यानी हिमस्खलन होता है या बर्फ का तूफान जब उड़ते हैं, और काल्विंग आइस शीट या फिर बर्फ की वो सफेद परत जो होती है, काल्विंग, काल्विंग यानी व्हाइट एज न्यूबॉर्न काफ, यानी बर्फ की चादर इतनी सफेद होती है जिस प्रकार गाय का नवजात बछड़ा जो होता है उसकी तरह। तो जिस समय ये सफेद बर्फ की परतें टूटती है, उस दरमियान यहां की जो शांति है वो डिस्टर्ब हो जाती है या भंग हो जाती है। कंसिक्रेट्स द प्लेस, और वो क्या करती है? इस स्थान को कंसिक्रेट्स कर देती है, जिसका मतलब होता है मेक होली, यानी इस स्थान को पवित्र बनाना। इट इज एन इमर्शन दैट, इसमें इतनी तल्लीनता हो जाती है कि विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आप यहां बैठ करके इतने तल्लीन हो जाते हैं या इतने मग्न हो जाते हैं कि विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ, इस पे आपको अपने आप को रखने का बल पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास के प्रसंग में। एंड फॉर द ह्यूमंस, और जहां तक मनुष्यों के बारे में, द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, यानी पूर्वानुमान लगाना, यानी थिंक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचना, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर मानव सेटलमेंट असंभव है। उसके बाद आता है ह्यूमन इंपैक्ट, मानवीय प्रभाव क्या हुआ है इस ग्लोबल सीन पे, उसके बारे में। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पार्टी, पार्टी का मतलब होता है अ वेरी लो अमाउंट, या बहुत ही कम मात्रा में या कम संख्या में, ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स, यानी कि इस भूगर्भ पर मनुष्य का अस्तित्व लगभग 12,000 वर्ष पहले हुआ है। बैरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी भूगर्भीय घड़ी पर जो है वो केवल कुछ ही क्षण माना जाता है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, समय की इस बहुत ही कम मात्रा में, वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट ए क्वाइट अ रेकस, इस कम समय में भी हमने काफी बनाने का प्रबंध कर लिया है। रेकस का मतलब होता है नोइजी आर्गुमेंट, नोइजी आर्गुमेंट यानी शोरगुल
एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, एचिंग यानी एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिशिंग यानी कि प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए हमने बड़े बड़े गांवों का विकास कर दिया या बना दिया, टाउन्स कस्बे बना दिए, सिटी शहर बना दिए और मेगा सिटी और महानगरों का निर्माण कर दिया। द रैपिड इंक्रीज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तीव्र गति से बढ़ती हुई मानवीय जनसंख्या has left us battling with other species for limited resources, जिसने कि हमें अन्य प्रजातियों से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित है और उपभोग करने वाले बहुत ज्यादा है। तो लोग जो है अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए अन्य प्रजातियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए या अपनी आवश्यकता या मांग की पूर्ति के लिए। एंड द अनमाइटिगेटेड बर्निंग ऑफ द फॉसिल एंड फ्यूल्स, अनमाइटिगेटेड कभी समाप्त न हो जाने वाला बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन हैज नाउ क्रिएटेड, जिसको कि हम जैसे कि ये जीवाश्म ईंधन जो है उसका प्रयोग जलाने के काम में लेते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी संसार के चारों तरफ इस ईंधन ने कार्बन डाइऑक्साइड की परत का निर्माण कर दिया है। विच इज स्लोली बट श्योरली, जो कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इंक्रीजिंग दी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो कि औसतन वैश्विक तापमान को बढ़ावा दे रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, यानी जलवायु परिवर्तन जो कि एक अत्यधिक हॉटली का मतलब होता है एक्साइटेड, यानी जोश के साथ, कॉन्टेस्टेड यानी लड़ी जाने वाली, एनवायरमेंटल डिबेट यानी पर्यावरणीय वाद विवाद प्रतियोगिता ऑफ आवर टाइम, जो कि हमारे समय में ये किया जाता है या डिबेट ऑर्गेनाइज होती है। अब उसमें क्या पूछा जाता है, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फीली जो सीट है वो पूर्णतया पिघल जाएगी। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करेंट, क्या गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा बे डिस्टर्बेड यानी डिस्टर्ब विचलित होना। विल इट एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसा कि इस संसार को आज हम जानते हैं, क्या इसका अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे जिस तरीके से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो उसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने की वजह से ऐसा होता है, इससे कि मानव सभ्यता का खतरा बढ़ जाएगा ऐसा लगता है। यानी कि क्या संसार का अंत हो जाएगा इस तरीके से रोज यदि परिवर्तन होते रहे। मे भी हो भी सकता है एंड मे बी नॉट, नहीं भी, आइदर वे, चाहे कुछ भी हो। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो डिबेट ऑर्गेनाइज हम करते हैं, मान लीजिए, तो यह एक महत्वपूर्ण क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट एंड डेलिकेट एलिमेंट यानी तत्व हो सकता है इन दिस डिबेट, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, संसार का यही एकमात्र स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर कभी भी मानव जनसंख्या का अस्तित्व कायम नहीं रहा, तो सस्टेन कायम देखना, एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन, इसलिए यह रिलेटिवली यानी संसार के अन्य स्थानों की अपेक्षा यह तुलनात्मक रूप से
रिलेटिवली यानी तुलनात्मक, कंपैरेटिवली प्रिस्टीन यानी होली, पवित्र स्थान रहा है ये। इन दिस रेस्पेक्ट, इस सम्मान में, बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, बिकॉज इट होल्ड इट्स आइट्स कोर्स 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो परत है बर्फ की, आइस कोर यानी बर्फीली, कोर्स कहते हैं लेयर को, जो कि लगभग 500,000 ओल्ड, 500,000 ईयर ओल्ड, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 5 लाख वर्ष पुरानी कार्बन की परत यहां इस बर्फ की पर्वत के नीचे है। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, तो लेखिका कहती है कि यदि हम पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हमें जाकर के इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। अब उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, अपने साथ में वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स लेके गई थी और उस प्रोग्राम का नाम रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी बर्फ पर विद्यार्थी। यहां एक क्वेश्चन भी बनेगा। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकल्स्की, यानी सोकल्स्की उस शिप का नाम था। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं सोकल्स्की जहाज पे जो रिसर्च कर रही थी, एम्स टू एग्जैक्टली दिस बाय, मेरा एकमात्र उद्देश्य था वास्तविक रूप से by taking the high school students to the ends of the world, यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट को पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा कराने का एकमात्र मेरा उद्देश्य था। प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि उन्हें प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना चाहती थी, जिससे कि विच विल हेल्प देम फॉस्टर इन न्यू अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि वो एक अपनी नई समझ को विकसित कर सके, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और वो हमारी इस ग्रह के प्रति सम्मान करना प्रकट कर दे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इस ऑपरेशन को किए गए यानी कि उस यात्रा को किए गए लगभग 6 वर्ष हो गए थे। हेडेड बाय कैनेडियन, जिसका नेतृत्व एक कनाडा के व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व किया गया था, हेडेड, जिसका नाम था जॉब ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग। कार्टिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। वो लोगों को लाते ले जाते हुए थक गया था। सेलिब्रिटीज यानी विशिष्ट लोग, रिटायर्ड सेवा मुक्त, रिच धनवान, क्यूरियोसिटी जिज्ञासु, who could not give back in a limited way, who could give only give back in a limited way। तो ये कैनेडियन जॉब ग्रीन नाम के जो व्यक्ति थे, वो केवल सेलिब्रिटीज और रिटायर्ड पर्सन को ही वहां लेकर के जाते थे, लेकिन उनका टाइम कम था इस पृथ्वी पर, इसलिए वो केवल लिमिट या सीमित मात्रा में ही लोगों को इसके बारे में बता सकते थे और इसके बाद वो दुनिया से विदा हो जाते थे। इसलिए लेखिका ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं स्टूडेंट्स को इस स्थान पर लेके जाऊं, ताकि वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, उनमें एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और किसी भी एक्ट को करने में एक्टिवता होती है। इसलिए उसने उन विद्यार्थियों को वहां ले जाने का निश्चय किया, ताकि वो काफी समय तक फ्यूचर जनरेशन को जो है इसके बारे में जानकारी देते रहें। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस he opens the future generation of policy makers, उसने भावी पीढ़ी को, जो कि पॉलिसी मेकर होती है, नीति निर्धारण करने वाली, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उनमें जीवन परिवर्तन का अनुभव होता है, एन एज और उम्र का, when they are ready to absorb, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें वो हर चीज को आत्मसात करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी यंग एज जो होती है, इसमें सब कुछ ग्रहण करने की क्षमता होती है।
एब्सॉर्ब एसिमिलेट करना, लर्न सीखना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात थी कि उनमें कार्य करने की क्षमता होती है, एक्ट कार्य। नेक्स्ट, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, यानी जिस कारण से ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ था, इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। यह इसलिए संभव हुआ था क्योंकि यह असंभव था, किसी भी दक्षिणी ध्रुव के नजदीक जाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और न ही इससे प्रभावित होना। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स, इट इज इजी टू बी ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है वरी, यानी चिंता करना या सोचना, यानी ध्रुव चक्रीय बर्फीली परत के बारे में, मेल्टिंग पिघलते हुए देखना, while sitting in the comfort zone of, जब आप इसके आरामदायक स्थल पे बैठ करके बर्फ को या बर्फ की जो परतें होती है उनको पिघलते हुए देखना, रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप इन हिमनद या ग्लेशियर्स को पिघलते हुए या रिट्रीटिंग यानी मूविंग बैक पीछे हटते हुए देखते हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और बर्फ की जो परतें हैं वो डिस्ट्रक्टिंग या नष्ट होती हुई देखते हैं, यू बिगिन रियलाइज दैट, तो उस समय आपको ये एहसास हो जाता है कि द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, यानी कि बार बार इन साइंटिस्ट के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट दी जाती है वो वास्तव में सही है। जब आप यहां जाकर के देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अंटार्कटिका जो है अपने सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी साधारण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की कमी की वजह से, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, यानी अध्ययन करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए ये उचित जगह है कि हाउ लिटिल चेंजेज इन द एनवायरमेंट, कि पर्यावरण में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो वो कितना क्या कर सकता है, बिग रिपरकशन, यानी कि एक बहुत बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, रिपरकशन, बैड रिजल्ट। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म से सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं सी ग्रास को, समुद्री घास, जो कि जलीय जंतु जो होते हैं उनके पोषण के लिए या उनके नर्चर के लिए काम में ली जाती है। दोज ग्रासेज ऑफ द सी, यानी वो समुद्री घास दैट नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, जो कि संपूर्ण दक्षिणी महासागरीय खाद्य श्रृंखला पर जो प्रजातियां निर्भर रहती है उनको पोषित करती है और उन्हें कायम रखती है, जिंदा रखती है। दीज सिंगल सेल प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे, यूज द सन्स एनर्जी, जो कि सूर्य के से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन को अवशोषित मतलब पोषित करने के लिए या उसका आत्मसात करने के लिए, एंड सिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जैविक यौगिकों का इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस, और सबसे अधिक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया मानी जाती है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। साइंटिस्ट वार्न दैट, वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि ए फर्दर डिप्लीशन इन दी ओजोन लेयर, कि यदि ओजोन पर्वत में अत्यधिक डिप्लीशन होता है, ह्रास होता है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो कि इन समुद्री घास की गतिविधियों को प्रभावित करेगी, विच इन टर्न
जो कि बदले में अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जब ये फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होगा, और ये फाइटोप्लैंक्टन जो कि सी ग्रास होती है, वो समुद्र में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु जो होते हैं या जो बर्ड्स हैं उनके काम में आती है, तो उनका जीवन भी प्रभावित हो जाएगा यदि ओजोन लेयर में अत्यधिक डिप्रेशन होता है या हरासमेंट होता है ऑफ द रीजन, यानी इस क्षेत्र की, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक कार्बन चक्र भी इससे प्रभावित होगा। इन द पैरेबल कहते हैं नीति कथाओं में, या जो दंत कथाएं होती है उनमें क्या बताया गया है ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि इन समुद्री घास के बारे में, कि देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर फॉर द एक्सिस्टेंस, जो कि इसके अस्तित्व के बारे में एक बहुत बड़ा मेटाफोर बताया गया है। मेटाफोर कहते हैं रूपक को। टेक केयर, कहा जाता है कि छोटी से छोटी गलती यदि हो जाती है और हम उस छोटी गलती में उसी समय इंप्रूवमेंट कर देते हैं तो बड़ी गलती होगी ही नहीं, और जब बड़ी गलती हो जाती है तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट होना असंभव होता है। वैसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कि रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ ए स्क्वायर, ऑल द एंगल्स विल बी करेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक इसी तरीके से कि छोटी से छोटी जो चीजें होती है उसको ठीक कर दे तो बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। उसके बाद में आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ वॉक ऑन द ओशियन। अब लेखिका जो कि उस महाद्वीप पे चलती है, तो वहां का यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे चलती है, तो वहां अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहां डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफैनीज। अब एपिफैनीज का मतलब होता है स्ट्रेंज ग्रेट इमोशन, यानी प्रबल या विचित्र भावना का बोध होना, प्रबल भावना का बोध होना, प्रबल भावना का बोध होना। बट द बेस्ट ऑक्यूर्ड जस्ट सॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल। तो वो कहती है कि अंटार्कटिका का जो मेरा अनुभव था वो काफी प्रबल भावना वाला था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का था, लेकिन सबसे अधिक तब हुआ फॉर ए शॉर्ट, थोड़े समय के लिए, एट 65.55 डिग्री साउथ, यानी 65.55 डिग्री या अंश दक्षिण की तरफ। उस समय हुआ क्या था, जिस समय हम लोग सोकस की शिप पे सवार थे, had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice, यानी हमारा जहाज जो है स्वतः ही वेज्ड यानी अंदर घुस गया था, into a thick, एक मोटी सी सफेद बर्फ की फैली हुई जो परत थी, उसके अंदर हमारा जहाज फंस गया था या धंस गया था, आगे अब नहीं बढ़ रहा था। बिटवीन दी पेनिसुला एंड टेडपोल आइलैंड, पेनिसुला यानी a piece of land surrounded three sides of the sea, जमीन का वो भाग या टुकड़ा जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, जिसे प्रायद्वीप कहा जाता है। एंड टेडपोल आइलैंड विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि हमें और आगे बढ़ने से रोक रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड, तो हमारे जहाज के कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हमारा जहाज केवल इधर उधर ही घूम रहा है और हम उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमारे ऐसा करने से पूर्व ही, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको यह निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन टू द गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक कहते हैं जहाज से नीचे उतरने का जो लकड़ी का तख्ता बना हुआ होता है, उसको जिसके सहारे उससे नीचे उतरा जाता है।
एंड वॉक ऑन दी ओशियन, और हम उस महाद्वीप पर या महासागर पर चलते रहे, घूमे। सो देयर वी वर, इसलिए अब हम जहां वहां थे, ऑल 52 ऑफ अस, हम सब 52 लोग थे, काइटेड आउट यानी कपड़ों से रिलेटेड है, गोल्टेक्स एंड ग्लेयर्स, उस चकाचौंध कर देने वाली सफेद बर्फ पर, वॉकिंग ऑन ए डार्क व्हाइटनेस, सफेद बर्फीली कठोर जो बर्फ थी उसके ऊपर इधर उधर घूमने लगी, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो कि ऐसे प्रतीत हो रही थी जो कि हमेशा हमेशा के लिए वहां स्प्रेड थी, फुल फैली हुई थी, अंडरनीथ आवर फीट। अब उस बर्फ की परत पर जब हम घूम रहे थे तो हमारे पैरों के नीचे वाज ए मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी, एंड अंडरनीथ दैट, और ठीक उस 1 मीटर के नीचे 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर तक नमकीन पानी जो है रह रहा था और ब्रीथिंग सांसें ले रहा था। इन द पेरिफेरी, और उसी परिधि के अंदर कैरिबीटर सेल्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, यानी सील मछलियां जो है स्ट्रेचिंग अंगड़ाई लेती हुई एंड सनिंग और धूप सेक रही थी, ऑन आइस फ्लोज यानी बर्फ की चट्टान पर जो झील बनी हुई थी उसमें तैर रही थी। लाइक स्टे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द बैनियन ट्री, ऐसे पड़ी हुई थी बर्फ की परत पर जिस प्रकार आवारा कुत्ते जो होते हैं वो बैनियन पेड़ के नीचे किस तरीके से अंगड़ाई लेते हुए पड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह वो धूप सेक रही थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, हालांकि यह रहस्योद्घाटन करने जैसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग डज इंडिड कनेक्ट, यहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हमने लगभग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मानिकोस्पियर्स, लगभग हमने 100 9 टाइम चक्र जो थे, समय चक्र, और 6 सीमा चौकियां या सीमा रेखाएं, बॉर्डर्स, 3 जलपिंड, और उतने ही पर्यावरणीय क्षेत्रों को पार करते हुए आई वॉज स्टिल वंडरिंग, बाद में जो कि मैं अभी भी ये सोच रही थी कि अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कि हमारी इस ग्रह पर कितनी सुंदरता जो है वो अपनी भूमिका निभाती है। हाउ वुड इट बी इन अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, यदि कभी ऐसा समय आ जाए, मान लीजिए कि अंटार्कटिका भी हमारे पृथ्वी जैसा गर्म स्थान बन जाए। इट वॉज यूज टू बी, जो कि पहले ये कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको हमारे आसपास ऐसा बनते हुए देखेंगे? और वुड वी हैव टू गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या फिर हमारे साथ में भी ऐसा ही होगा और हम इस चीज को देख नहीं पाएंगे जैसा कि डायनासोर्स के साथ में हुआ था, यानी डायनासोर्स की प्रजातियां जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। मैमल्स यानी दैत्याकार वो एनिमल्स जो थी, जानवर, एंड वोली या फिर ऊन वाले राइनोज यानी गैंडे। हु इज टू से, कौन कह सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विथ ए बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन जब मैंने इन किशोर लड़कों के समूह के साथ में, बंच कहते हैं ग्रुप को, जब 2 सप्ताह यहां मैंने बिताए, वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो कि अभी भी हमारी इस पृथ्वी को बचाने के लिए आदर्शवादी हैं। ऑल आई कैन से इज दैट, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि 1 मिलियन ईयर्स में यदि इतना कुछ घटित हो सकता है तो व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, तो एक दिन कितना अंतर पैदा कर सकता है। यानी 1 मिलियन वर्ष में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। तो हमें इसके बारे में यह भी सोचना चाहिए
कि एक दिन में जो इन्वायरमेंट को हमारे द्वारा जो हमारे डेवलपमेंट या हमारी आवश्यकता की चीजों की पूर्ति के लिए जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर एंड होता है। थैंक्स।